नमस्कार। T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम का अनाउंसमेंट हो गया है और भाई क्रिकेट की दुनिया में तो जैसे भूचाल आ गया है। सिलेक्टर्स ने कुछ ऐसे सरप्राइजिंग फैसले लिए हैं जो इंडियन T20 क्रिकेट की पूरी फिलॉसफी ही बदल सकते हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन फैसलों के पीछे आखिर स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे बड़ा सवाल जो शायद हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा है, अपने सुपरस्टार टेस्ट और वनडे कैप्टन को वर्ल्ड कप स्क्वाड से कोई कैसे ड्रॉप कर सकता है। जी हाँ, बात हो रही है शुभमन गिल की, जो कि भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान है और वो T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं है। देखिए, ये फैसला सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं है, ये टीम सिलेक्शन के पूरे अप्रोच में एक बहुत बड़े शिफ्ट का इशारा है। तो इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हम कुछ खास पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले वो शॉकिंग फैसला जिसने सबको चौंका दिया, फिर इसके पीछे की नई सिलेक्शन फिलॉसफी, ये भी देखेंगे कि कैसे फॉर्म को रेपुटेशन पर तरजीह दी गई, और हाँ, कप्तान की अपनी क्या दुविधा है, और आखिर में वो कौन सा विनिंग कॉम्बिनेशन है जिसे बनाने की कोशिश चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उस फैसले की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, मतलब शुभमन गिल का टीम में न होना। ये बिल्कुल सच है। गिल, जिन्हें हम टेस्ट और वनडे में इंडियन बैटिंग की बैकबोन मानते हैं, उन्हें T20 के सबसे बड़े स्टेज के लिए टीम में जगह नहीं मिली। तो सवाल यही है कि भाई ऐसा हुआ क्यों? यहाँ गिल की कहानी के दो पहलू साफ दिखते हैं। एक तरफ टेस्ट और वनडे में वो एक सुपरस्टार है, टीम के कप्तान है, लेकिन दूसरी तरफ T20 इंटरनेशनल्स में वो अपनी जगह पक्की करने के लिए लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। खासकर पावर प्ले में उनका जो स्ट्राइक रेट था वो एक चिंता का विषय था। और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हालिया सीरीज थी उसमें उनका प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। ये सारी बातें सेलेक्टर्स की नज़रों से छिपी नहीं। तो जैसा मैंने पहले कहा, गिल का टीम से बाहर होना सिर्फ एक खिलाड़ी की बात नहीं है। ये सिलेक्टर्स की एक नई और बिल्कुल क्लियर सोच को दिखाता है। एक ऐसी सोच जहां बड़े नाम से ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट मैटर करता है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने खुद इस पर बात की। उनके शब्दों से ये बिल्कुल साफ है कि ये फैसला किसी की पर्सनल फॉर्म से ज्यादा टीम का सही कॉम्बिनेशन बनाने के बारे में था, और यहीं से हमें सिलेक्शन की उस नई फिलॉसफी की झलक मिलती है। तो सवाल ये है कि ये नई सोच है क्या? सेलेक्टर्स ने कुछ पिलर्स सेट किए हैं। उन्हें ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो T20 में एक स्पेसिफिक इम्पैक्ट डाल सके, जो आते ही अटैकिंग क्रिकेट खेले, टीम में लेफ्ट राइट बैटिंग का सही बैलेंस हो, हर खिलाड़ी का रोल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, और सबसे जरूरी बात, करंट फॉर्म को पास्ट रेप्यूटेशन से ऊपर रखा जा रहा है। और इस नई सोच का, इस फॉर्म ओवर रेप्यूटेशन वाली बात का सबसे बड़ा सबूत है विकेटकीपर बैट्समैन ईशान किशन, जिनकी टीम में जबरदस्त वापसी हुई है। ईशान किशन कुछ वक्त से टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन किया कि सिलेक्टर्स के पास उन्हें वापस बुलाने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। जरा उनके रनों पर एक नजर डालते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सिर्फ 10 इनिंग्स में 517 रन। इससे साफ पता चलता है कि वो किस गजब की फॉर्म में थे। लेकिन कहानी सिर्फ रनों की नहीं है, कहानी है कि वो रन बने कैसे। स्ट्राइक रेट देखिए, करीब करीब 200 का। T20 क्रिकेट में सिलेक्टर्स को बिल्कुल यही एक्सप्लोसिव बैटिंग चाहिए। और ये सिर्फ रन और स्ट्राइक रेट की बात भी नहीं है। उन्होंने प्रेशर में परफॉर्म किया, अपनी टीम झारखंड की कप्तानी की और उसे चैंपियन बनाया। और फाइनल में क्या पारी खेली, 49 बॉल्स पर 101 रन। इसे कहते हैं एक असली मैच विनिंग परफॉर्मेंस। अच्छा, अगर फॉर्म ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, तो फिर उस खिलाड़ी का क्या जिसकी जगह पर भी सवाल उठ रहे थे? और वो कोई और नहीं बल्कि टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद है। अगर कप्तान के पिछले एक साल के T20 आई नंबर्स पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ खास अच्छी नहीं दिखती। 19 इनिंग्स में सिर्फ 218 रन, और वो भी 123 के स्ट्राइक रेट से। ये उनके अपने स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है। सच कहें तो ये उनके इंटरनेशनल करियर का शायद सबसे मुश्किल दौर रहा है। तो यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर फॉर्म ही पैमाना है, तो खराब फॉर्म से जूझ रहे कप्तान टीम में क्यों हैं? एक PTI रिपोर्ट की माने तो सूर्य कुमार यादव को टीम में उनकी कप्तानी की वजह से जगह मिली है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेक्टर्स का मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। आज गिल बाहर है, कल सूर्य कुमार भी हो सकते हैं। कप्तानी ने उन्हें शायद थोड़ा और वक्त दे दिया है, पर आखिर में टीम में टिके रहने के लिए रन तो बनाने ही पड़ेंगे। परफॉर्मेंस ही अल्टीमेट क्राइटेरिया है सबके लिए। तो ठीक है, इन सारे इंडिविजुअल फैसलों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो टीम की ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्या नजर आती है? सिलेक्टर्स आखिर किस तरह की टीम तैयार करना चाह रहे हैं?
तो ये है वो प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो हमें मैदान पर दिख सकती है। देखिए, टॉप पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसे एक्सप्लोसिव ओपनर्स हैं। मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा के साथ एक लेफ्ट राइट बैलेंस है। और सबसे बड़ी बात, हार्दिक, अक्षर और दुबे के होने से बैटिंग में जबरदस्त डेप्थ है, मतलब गहराई है। तो ये सब मिलके एक मैच अप प्रूफ प्लान बनाते हैं। मतलब ये कि पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए विस्फोटक ओपनर्स हैं। मिडिल ओवर्स में किसी भी तरह के बॉलिंग अटैक को काउंटर करने के लिए एक फ्लेक्सिबल मिडिल ऑर्डर है। बैटिंग 8 नंबर तक जाती है और बॉलिंग में पेस के साथ 2 अलग-अलग तरह के स्पिनर्स का बढ़िया मिक्स है। और ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी उस सोच से बिल्कुल मेल खाती है जहां मैच विनर्स को रिवॉर्ड किया जा रहा है। टीम में ऐसे प्लेयर्स को जगह दी गई है जो अकेले अपने दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। और जैसा हमने देखा, ईशान किशन इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इंडियन सिलेक्टर्स ने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला दांव खेला है। उन्होंने मल्टी फॉर्मेट के बड़े बड़े सितारों के बजाय T20 स्पेशलिस्ट पर अपना भरोसा जताया है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो अटैकिंग क्रिकेट और रोल क्लैरिटी पर टिकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हाई स्टेक गैम्बल इंडिया को वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिला पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें वक्त ही